हाय गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आप सबका स्वागत है। आज एक्सपायरी का दिन, थर्सडे, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी। एक बढ़िया शुरुआत हुई भारतीय बाजारों की। एक समय हम ऑलमोस्ट 18,100 तक के लेवल्स, आज का इंट्राडे हाई 18,096 का था और इस समय अब हम रेड में स्लिप होते हुए नजर आए। भारतीय बाजार अब 17,990 के लेवल्स पर, 990 और उधर था 90, 100 पॉइंट से ज्यादा का दबाव। वो आपकी स्क्रीन पर आ भी गया। ऑफ डेज हाइज, ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग इस समय देखने को मिल रही है। खैर, शुरुआत एंटिसिपेशन था एक फ्लैट ओपनिंग का। खुलते खुलते हम अच्छी मजबूती के साथ, और मजबूती तूल पकड़ते चली, थोड़ी सी चली गई। उसके बाद सब थोड़ा सा करेक्टिव मोड में आते हुए, और इसके पीछे रीजन निफ्टी बैंक तो फिर भी अभी भी, हालांकि ऑफ हाइज ये भी ट्रेड कर रही है पॉकेट, पर अभी भी थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस नजर आएगी, क्योंकि निफ्टी फ्लैट इन रेड, ये 1/3% ऊपर। तो फिर निफ्टी में दबाव कहां से आ रहा है? वो कल के प्रेशर पॉइंट आईटी आज फिर से दबाव में आता हुआ। आईटी इंडेक्स स्क्रीन पे आएगा, वो प्रेशर में। फार्मास्यूटिकल्स प्रेशर में आते हुए, मेटल्स। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्टरल पॉकेट्स के लिहाज से बता रहा हूं, ये पॉकेट्स हैं जो कूल ऑफ होती हुई थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाती हुई नजर आ रही है। वीरू, थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग, हमने बढ़िया ट्रेड एंजॉय कर रखे हैं ऑलरेडी। आज एक्सपायरी का दिन भी, और ये बात भी हुई थी कि रिस्ट्रिक्टिव होगा मूवमेंट। आज एक दायरे में एक कंसोलिडेशन का दिन, और अच्छा भी है बाजार के लिए कंसोलिडेशन। क्या व्यू बन रहा है 45 मिनट डाउन द लाइन? होगा, कंसोलिडेशन होगा, और अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो ये आपको झेलना पड़ेगा। ये सुबह भी बात हुई थी आशीष, इट्स अ टिपिकल रेंज बाउंड डे। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं फिर एस्टेब्लिश कर दे रहा हूं, फिर बता रहा हूं, जो मॉर्निंग की अप्रोच थी क्लियर थी। 18,033 उसके ऊपर मिलेगा 87, उसके ऊपर मिल सकता है 121, और करीब करीब 18,100 से घूम गया। वो फिर पिरामिड को अपने जहन में बिठा लीजिए, फिर उस पिरामिड को जहन में बिठा लीजिए जो सुबह आपको बताया गया था। वही आज का क्रक्स है। 18,100 का कॉल राइटर और 17,900 का पुट राइटर, बस यही जोन है। और इसी के बाहर मिलेगा आपको एक एक्सपायरी रेटेड स्विंग राइटर। साहब अगर वो पिरामिड ले आएंगे एक बार फिर से, तो इस पिरामिड को अपने जहन में बिठा लीजिए। और अगर आपने निफ्टी बैंक में सुबह प्रॉफिट बुक कर लिया है, देखिए निफ्टी बैंक का आज हमारा जो टारगेट जोन था आशीष, करीब करीब 41,800, 41,880 था, वहां तक घूम आया। तो बतौर ट्रेडर आपको ये झेलना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं, आखिर में भी रणनीति में कहा था कि बेटर टू फोकस ऑन स्टॉक फ्यूचर्स। दिस सेशन टिपिकली बिलोंग्स टू ऑप्शन राइटर्स। ये आज पहली लाइन थी। तो अगर डे ट्रेडर है तो झेलना पड़ेगा, बट स्टॉक फ्यूचर्स फोकस कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। आखिरी के 1.5 घंटे में उतरिएगा मैदान में, जिसे कहते हैं ना एक्सपायरी रेटेड स्विंग। अगर ये चैनल बाइसेक्ट हो रही है तो वो पैसा बना के देगी आशीष। बिल्कुल ठीक है। आखिरी के 1.5 घंटे में वीरू आपके पास होंगे कमाई का अड्डा में, तो जुड़िएगा कमाई का अड्डा में 2 बजे। अभी इस समय कंसोलिडेशन ठीक है, अच्छा है, हेल्दी भी है, और ऐसा एक्सपेक्ट भी किया था जब सुबह की कमेंट्री पे बातचीत हुई थी। तो वॉच आउट करने की जरूरत। अच्छा, मैं फ्लोर खोलूं उससे पहले एक लिस्टिंग का समय हो रहा है, उस पर जाऊंगा। पहले निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखा दिए डायरेक्टर साहब। वो सेक्टरल पॉकेट जो कूल ऑफ हो रही थी तो मेंशन कर दिया मैंने। अब देख रहे निफ्टी के हेवीवेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैसे क्या मूव। आईसीआईसीआई बैंक मदद कर रहा है। आज मारुति आइशर वो पिक्स के तौर पे हमने एंजॉय भी करा, अच्छे मूव्स एंजॉय करे ऑलरेडी सेशन में, पर ये स्टॉक्स अच्छे स्ट्रेंथ के साथ आज इस समय कामकाज करते हैं। वो दिक्कत वाली पार्ट, वो आईटी पैक, वो इन्फोसिस और टीसीएस ठंडे कामकाज, दबाव में कामकाज कर रहे हैं, वो थोड़ा सा दिक्कत बढ़ाता हुआ भारतीय बाजार। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक टीएमबी लिस्टिंग हो गई। इसका इश्यू प्राइस था 510, 495 के लेवल्स पर। यहां पे प्री ओपन सेटल हुआ था उन्हीं लेवल्स के आसपास। 3% की कमजोरी के साथ इस समय ट्रेड। 15 रुपए का एक दबाव अपने आईपीओ की इश्यू प्राइस से था। तो प्राइस बैंड 500 से 525 का, 510 का इश्यू प्राइस तय करा गया था। 3 गुना ये आईपीओ भरा था। तो लिस्टिंग के बाद सोचा क्यों ना इस पे एक व्यू ले लिया जाए। हम में से कई लोगों ने सब्सक्राइब करा होगा, कईयों के अकाउंट में आया भी होगा। अब व्यू क्या बनता है? हमारे साथ इस समय अब आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स के हेड इक्विटी रिसर्च नरेंद्र सोलंकी साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। सोलंकी साहब, गुड मॉर्निंग। अब ये टीएमबी मिला जुला रुझान था। तमिलनाडु का एक प्राइवेट लेंडर, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब इसमें मिक्स बैग इसलिए कह रहा हूं, अपने ओन सेट ऑफ बैग एंड बैगेज कैरी करता है। कुछ केसेस वगैरह के इश्यूज थे, पर पिछले कुछ सालों से वो फाइनेंशियल्स अच्छा मोमेंटम
और अपने पीयर से थोड़ा सा कंफर्ट में वैल्यू कर दिया था, इसीलिए ठीक ठाक था। तो मिला जुला रुझान था, ऐसी मिली जुली लिस्टिंग भी हो गई। अब करना क्या है सर? अच्छा, इस बीच अपने लो लेवल से रिकवर हो रहा है, 510 की तरफ बढ़ चुका है, ऑलमोस्ट इन लाइन इश्यू प्राइस पर ही लिस्ट हो लिया, ये कह लीजिए आप। क्या करना है भाई नरेंद्र सर? जी हाँ, जैसे आपने बिल्कुल कहा कि फाइनेंशियल मैट्रिसेस में ये बैंक अपने पीएस से काफी अच्छी परफॉर्मेंस देता आ रहा है हिस्टोरिकली। इवन अगर आप मैट्रिसेस की बात करें तो लोवेस्ट जीएनपीए रेशियो है, स्लिपेजेस भी लोवेस्ट है, इवन क्रेडिट कॉस्ट भी इसकी अमॉन्गस्ट बेस्ट है, और हेल्दी इसका टियर 1 कैपिटल रेशियो है 20% से ऊपर का। सो ग्रोथ की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है फ्यूचर में। और जो लिंगरिंग इश्यूज हैं एक तो फर्स्ट आपने जैसे बताया कि लीगल केसेस हैं, तो वो एक उसका रिजोल्यूशन एक की एस्पेक्ट रहेगा। दूसरा, जो इसका कंसंट्रेशन है एक पर्टिकुलर स्टेट में, तमिलनाडु में, वो हाई है, तो एक अपने को देखना होगा कि मैनेजमेंट कैसे उसको स्केल अप करता है दूसरे स्टेट्स में। सो ये टर्निंग पॉइंट्स रहेंगे। और जहां तक प्राइसिंग की बात है तो आईपीओ 1.4 बुक वैल्यू पे ऑलरेडी एडिक्वेटली प्राइस्ड इन था, तो फ्लैट लिस्टिंग की ही उम्मीद थी, और आगे जाके लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको कंटिन्यू रह सकते हैं। ये तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया था लिस्टिंग गेन्स के लिए, आई डाउट किसी ने सब्सक्राइब करा, और रिकमेंडेशन यही थी कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो रखें। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में रखें, फ्रेश एंट्री करने का मन बनाने की जरूरत नहीं है ना अभी जी, चूंकि फ्लैट लिस्टिंग हुई है, तो जो जिनको सब्सक्राइब करना था और जो नहीं कर पाए वो कर सकते हैं, बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए तो इसकी काफी सारा इसमें पॉजिटिव दिख रहा है, बिकॉज ग्रोथ भी इसके अंदर कंटिन्यू रही है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं इसमें। बात। और अपने प्राइवेट पीयर्स से फाइनेंशियल्स में, कई सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स में हेल्दियर, और क्योंकि इशू प्राइस के आसपास ही है, तो वो कंफर्ट जो आईपीओ के समय चर्चा हो रही थी वैल्यूएशन रिलेटेड, वो जस का तस बना हुआ है। तो चाहे तो जिन्होंने आईपीओ में सब्सक्राइब करा था, आवंटन नहीं हुए थे, उनके लिए मौके हो सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिहाज से ही इसमें उतरे। सोलंकी सर, थैंक यू सो मच बढ़िया तरीके से समझाने के लिए। और अब फ्लोर खोलिए दोनों एक्सपर्ट्स आज के, इनक्रेड इक्विटीज के गौरव बिस्सा, मार्केट एक्सपर्ट और ट्रेडर अमित सेठ साहब आपकी स्क्रीन पर। दोनों को गुड मॉर्निंग। गौरव, क्या है 10 के दमदार ट्रेड्स? देखिए, मैंने एक कैश स्टॉक रखा है और एक एफनो स्टॉक रखा है। रीजन इसमें सिंपल है, जैसे अभी हम चर्चा करें कि 18,000 के ऊपर सस्टेन जरूर हो रहा है, लेकिन आप ओवरऑल अगर देखेंगे तो सिलेक्टेड स्टॉक्स जो है वो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा एक सेकुलर पार्टिसिपेशन नहीं है कि हर एक सेक्टर या हर एक स्टॉक जो है मेजर को देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ब्रोकिंग स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं। अभी अनफॉर्चुनेटली इनक्रेड लिस्टेड नहीं है, तो आप आईएफएल फाइनेंस से एक बार गुजारा कर लीजिए। मुझे अच्छा लग रहा है, यहाँ पे एक अच्छे ट्रायंगल ब्रेकआउट हमको नजर आया है, वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हमको नजर आया है, 350-51 चल रहा है। तो यहाँ पे आप 335 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर में स्टॉक जो है वो एक बार 375-380 के लेवल्स दिखा सकता है। अच्छा एक प्राइस स्क्वीज भी हुआ है, और आरएसआई में उसका ब्रेकआउट डेली चार्ट्स पे देखने मिल चुका है, तो काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे एक बार बाय कर सकते हैं। दूसरा जो है वो एफएमसीजी में है, वो है मेरिको। एक अच्छा ब्रेकआउट हमको डेली चार्ट्स पे देखने मिला था, अभी फिलहाल ब्रेकआउट के लेवल्स पे ही सस्टेन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे 528-30 के लेवल्स चालू है, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस इसमें रहेगा वो 515 का होगा, और ऊपर में अगर आप देखेंगे तो 555 के लेवल्स आपको इसमें देखने मिल सकते हैं। ये है गौरव के इनक्रेड इक्विटीज के प्रेफर्ड पिक्स आज के लिए। मैं इसकी प्लेट्स आएंगी तो रिकैप कर दूंगा ट्रेड्स। अमित सेठ साहब ने वैसे हमारी ओपनिंग से पहले से बहुत बड़ी आज सेशन में मदद कर रखी है। अमित सेठ साहब, फ्रेश व्यूज क्या बन रहे हैं? कौन से ट्रेड रडार पे आ रहे हैं? कौन से स्टॉक पसंद आ रहे हैं? जी आशीष जी, पहला ट्रेड रहेगा एक सेल कॉल एचसीएल टेक पे। स्ट्रक्चर काफी वीक है, स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो ऑल द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, और इसमें एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन भी है, और अगर इसका आरएस चार्ट देखें तो वहां पे भी एक ब्रेकडाउन है। करंटली फ्यूचर्स में इसका प्राइस है लगभग 924-25 रुपए का। सेल की सलाह है, स्टॉप लॉस रहेगा 940 का, पहला टारगेट रहेगा 910, और सेकंड टारगेट रहेगा 900 रुपीज का एचसीएल टेक में। दूसरा स्टॉक मेरा एक बाय कॉल रहेगा टीवीएस मोटर पे। काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूअसली हायर लोज बन रहे हैं, स्टॉक इज मेकिंग ब्लू स्काई, हिटिंग ब्लू स्काई टेरिटरी हर समय। स्टॉक ने एक 10 डेमा पे सपोर्ट लिया था, और आज इसमें वापस अपटिक देख रहे हैं। 1055 का इसका प्राइस है, 1038 का स्टॉप लॉस रखूंगा, और 1085 के टीवीएस मोटर्स में टारगेट रहेंगे। टीवीएस मोटर्स तेजी करी जा सकती है। हम मारुति, हम आयशर, हम अशोक लेलैंड पिछले शो से बढ़िया ट्रेड्स राइड कर रहे हैं, कुछ में तो प्रॉफिट ऑलरेडी बुक भी कर लिए हैं। टीवीएस मोटर एक और ऑटो स्टॉक आपकी स्क्रीन पे। ये ऑटो एज अ स्पेस
बढ़िया मूव कर रही है आज। रखिए स्टॉक को रडार पे। HCL टेक, आईटी आज भी पस्त, आज भी कमजोर। HCL टेक में शायद बिकवाली का प्रेशर हावी होता हुआ नजर आएगा, वो एक सेल कॉल हो गई। ये दोनों पिक्स आ गए अमित सेठ साहब की। गौरव ने एक तो मैरिको पे लॉन्ग जाने की बात करी थी, और वो फाइनेंशियल आर्म कौन सा था? IIFL फाइनेंस। दोनों को रखना है आपको आज के सेशन में रडार पे। और इसके साथ साथ अब मैं मूव कर रहा हूं मार्केट बिग वॉइसेस की तरफ। अच्छा, आज के सवाल की प्लेट भी मौका मिले डायरेक्टर साहब दिखा दीजिएगा। कुछ देर बाद उस नया सवाल और कल के दिए सवाल पे भी चर्चा होनी है। है क्या सवाल की प्लेट? ये दुनिया की सबसे ऊंची घास कौन सी होती है? अभी क्या है, गूगल सर्च में फटाफट मिल जाएगा। मैं अमित सेठ साहब, बिस्सा साहब के पास जाऊंगा, कहीं आंसर आ जाएगा। तो इस पे चर्चा थोड़ी देर बाद ही करूंगा। पहले मार्केट बिग वॉइसेस में पाइपर सरिका के फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर अभय अग्रवाल सर जुड़ते हुए। अभय सर हाय, गुड मॉर्निंग। अभय सर, बढ़िया मूव्स, बढ़िया मोमेंटम। ऐसे में क्या हाल है पीएमएस का? पीएमएस में बढ़िया फ्लोज, इनफ्लोज और कंटिन्यू हो रहे हैं क्या? और पैसा झोंका जा रहा है क्या एचएनआईज द्वारा? ऐसा हो रहा है क्या आपके पाइपर सरिका में? गुड मॉर्निंग आशीष जी। अभी इनफ्लोज थोड़े कम है मैं कहूंगा, क्योंकि काफी लोगों ने पैसा डाला जब मार्केट 16,000 16,500 के निफ्टी के लेवल के आसपास था। तो जो अच्छे एसेट एलोकेटर्स हैं उन्होंने वो मौका देख के काफी इनफ्लोज दिए। पर अभी जैसे मार्केट 18,000 के लेवल पे आ गया है तो लोग थोड़े कॉशियस हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनको किसी बात का डर नहीं है। पर अभी मुझे लगता है कि थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट करेगा इस लेवल पे, तो हमें वापस नए फ्लोज आने शुरू होंगे, क्योंकि लोगों को अभी भी थोड़ा डर है कि वॉलेटिलिटी में क्या ये मार्केट फिर से करेक्ट नहीं हो जाए। तो अगर ऐसा नहीं होता है, मुझे लगता है महीने भर और दिवाली में अच्छी कंजम्पशन डिमांड रहती है, हमारी इकोनॉमी और ओपन अप होती है, मैक्रोज और इम्प्रूव होते हैं, तो मुझे लगता है वापस फ्लोज आने शुरू हो जाएंगे। ये डर काय का है? ये डर मैं मार्केट के की हेडविंड्स आप लोग क्या देख रहे हो? क्योंकि अब तो ऐसा लगता है बाजारों की चाल देखे कि बाजार ये मान के चल रहा है इन्फ्लेशन की स्केयर जो है वो टेम्पररी है। डर, लेकिन फिर क्या होगा? क्या की हेडविंड्स है मेरे लिए? मैं 75 की जगह 100 की बात करता हूं कि फेड बढ़ाएगा दरें, तो भी मार्केट तेजी दिखा रहे हैं, कहते हैं वो भी डाइजेस्ट हो गया है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है आशीष जी। ये हम काफी समय से डिस्कस कर रहे हैं आपके शो पे वीरेंद्र जी के साथ भी, कि जब 16,000 भी था, 16,500 था, जब डरना, जब उस टाइम पे नहीं डरे तो अब किस बात का डर है? पर एक मेरे को लगता है इन्वेस्टर साइकोलॉजी होती है। किसी ने बहुत जल्दी में 30% 40% रिटर्न देख ली 2 महीने 3 महीने में, तो लोग थोड़ा रुक जाते हैं, देखते हैं कि कंसोलिडेट हो जाए मार्केट तो वापस और आ जाएंगे और एलोकेशन बढ़ा लेंगे। उसी फेज में है मार्केट। ऐसा कोई बहुत बड़ा डर नहीं है कि मार्केट में कुछ ऐसी चीज हो जाएगी जिससे मार्केट बहुत शार्प करेक्शन ले लेगा। इनफैक्ट मैं अभी कहूंगा कि अभी फोकस लोगों का यही है कि नए मल्टी बैगर्स कहां से आएंगे, उस पर रिसर्च करें। नए आइडियाज 3 साल 5 साल के व्यू के साथ कौन से इमर्ज होंगे, उन पे फोकस करें। स्मॉल कैप्स में, मिड कैप्स में स्पेशली, तो ध्यान उस पे ज्यादा है अभी इन्वेस्टर्स का। ये जो रह रहे कि ग्लोबल सेल ऑफ है, या फिर वो अब वो डॉलर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है कि ये जो पैसे को दिस स्केयर कैन ड्राइव आउट द मनी आउट ऑफ इंडिया? अब तक तो इनफ्लोज को लेकर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया और 2.5 लाख बेचे, अभी तो 50-60 ही आए हैं, अभी तो बहुत आने बचे हैं, बाजार कहां रुकने वाला? पर ये जो हो रहा है ग्लोबल रह रहे कि सेल ऑफ दिखा रहा है, नर्वसनेस, डॉलर स्ट्रेंथ दिखा रही है, कितना हॉकिश हो सकते हैं सेंट्रल बैंकर्स। तो ये आउटफ्लोज वापस शुरू हो सकते हैं क्या, या फिर ये लगता नहीं ऐसा होगा? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आउटफ्लो स्टार्ट होंगे। मतलब ये शॉकिंग होगा अगर आउटफ्लोज होंगे, क्योंकि जो एफपीआई फ्लोज आते हैं और जाते हैं वो एक ट्रेंड के साथ आते जाते हैं। बहुत अब 1 महीने 2 महीने से आना शुरू हुए हैं 9 महीने के सेल ऑफ के बाद, तो अगले 3 से 6 महीने तक ये फ्लोज आएंगे। ये ऐसा नहीं है कि रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि ये एलोकेशन वाले फ्लोज हैं और ये टाइम तक आते रहेंगे। तो एफपीआई फ्लोज से तो मेरे को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जब वो एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि इंडिया जैसे मार्केट में उनको ग्रोथ दिख रही है, अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो अपना जो ग्लोबल पोर्टफोलियो है उसका 5% 8% इंडिया को एलोकेट करेंगे, तो वो एलोकेशन उनको करना ही पड़ता है, तो वो रुकेंगे नहीं। पर एट द सेम टाइम थोड़ा कॉशियसली डालेंगे। ऐसा नहीं है कि सब एक ही महीने में आ जाएगा।
तो फ्लोज तो रिवर्स होने की, चाहे ग्लोबल कुछ भी हो जाए, फेड कुछ भी कर ले, जो इंडिया स्पेसिफिक फ्लोज हैं ये तो आते रहेंगे आशीष जी। ओके अभय जी, ये जुलाई अगस्त सितंबर के इन 2.5-3 महीनों में जिन स्पेसेस में सब्सटेंशियल और या फिर मैं कहूँ कि मोर देन सब्सटेंशियल स्विंग आ चुका है, पैसा बन चुका है, बिकॉज ऑफ सम डील्स, बिकॉज ऑफ सम न्यूज़ फ्लोज, बिकॉज ऑफ सम आई थिंक रेट हाइक्स, वो था सीमेंट स्पेस। मैं सिर्फ आपको कुछ इंस्टेंसेस दूंगा। आई मीन 30% स्टॉक्स मात्र 1 महीने के अंतराल में चले हैं। सीमेंट में एक सेंसिबल अप्रोच क्या होगी? जितना पैसा शायद आपने पिछले 1.5 साल में नहीं कमाया था, वो आपने 1.5 महीने में कमा लिया। क्या प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? क्या ये प्राइसेस एग्जैक्टली अगर आप देखें आपके इस वक्त जो फंडामेंटल हैं उससे आगे निकल चुके हैं? जी वीरेंद्र जी, सीमेंट में जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। 1.5-2 साल कुछ रिटर्न नहीं थी, बल्कि नेगेटिव रिटर्न थी लीडिंग स्टॉक्स में भी। तो जब पैसा वापस आया मार्केट में तो एक कैचअप रैली हुई जो अब सीमेंट स्टॉक्स को उनके फेयर वैल्यू पे ले आई है। तो अब ये एक्सपेक्ट करना कि जो 30% 35% रिटर्न बनी पिछले 3 महीने में वो अगले 3 महीने में भी बनेगी, वो मुझे नहीं लगता वैसा होगा। पर एट द सेम टाइम 30-35% रिटर्न अगले 1.5-2 साल में बनेगी, बिल्कुल बन सकती है, क्योंकि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड बढ़ रहा है और सीमेंट कंपनीज में काफी कंसोलिडेशन हो चुका है, हमने देखा। और जो कैपेक्स प्लान्स भी अनाउंस किए हैं वो कैपेसिटी इमीडिएटली नहीं आएगी ऑन स्ट्रीम। तो ये एक उम्मीद है कि जैसे इकोनॉमी ओपन करेगी, जो सीमेंट के प्राइसेस काफी दिन तक सप्रेस थे और सिर्फ गवर्नमेंट के स्पेंड पे चल रहे थे, वो प्राइवेट कैपेक्स आने से अब उनको प्राइवेट परचेजेस का भी फायदा मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि किसी इन्वेस्टर को सीमेंट स्टॉक से निकल जाना चाहिए सिर्फ 30% की रैली देख के। एक पोर्टफोलियो में रखें उसको, एलोकेशन अपना, और जुडिशियसली उसको मेंटेन करके रखें। क्या आप इस समय जो फॉल आ रहा है उसमें टेक कंपनीज को खरीद रहे हो, या फिर पेपर सरिका का ये बिलीव है कि आईटी इज करेंटली नॉट द बेस्ट प्लेस टू बी इन? देखिए, आईटी जो है वो इंडिया में अभी नहीं, अगले 5 साल 10 साल 15 साल तक बहुत अच्छा स्पेस रहेगा रहने के लिए। और ये जो मोमेंटरी वीकनेसेस आती है, जब एक ऐसा नैरेटिव बन जाता है कि भाई यूएस में स्लो डाउन है तो इंडियन आईटी कंपनीज को नुकसान होगा, ये नैरेटिव मैंने पहले भी कई बार देखा है और हमने इसका फायदा भी उठाया है। आप टीसीएस जैसे स्टॉक देखिए, एलटीआई देखिए, अपने टॉप से 30-30 40-40% करेक्ट हो चुके हैं। तो काफी वैल्यू है इन स्टॉक्स में। और मुझे तो कोई डर नहीं है इन स्टॉक्स को अपने पीएमएस में ऐड करने में, क्योंकि जो ये इन कंपनीज को एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस टाइम अपना मार्केट शेयर यूएस में बढ़ाने का, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन कम करने के लिए उनको डिफ्लेशन इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उन्हें ऐसे सर्विसेज और प्रोडक्ट्स चाहिए जो सस्ते में उनका प्राइसिंग कम करें। तो 1-2% मार्जिन कम करके हमारी जो आईटी कंपनीज है ये अपना मार्केट शेयर बहुत अच्छा बढ़ा सकती है इस टाइम पे अगले 6 महीने में। तो मैं तो यही चाहूंगा कि चाहे उनका मार्जिन 1%, 2%, 3% भी कम हो जाए, पर वॉल्यूम ग्रोथ इतना हो कि जब मार्केट यूएस का रिकवर हो तो ये कंपनीज आउटसाइड रिटर्न दें। तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है ये आईटी सर्विसेज कंपनीज ऐड करने का। सर, वो बात ठीक है कि ये स्टॉक्स 30% 40% करेक्ट होकर ट्रेड कर रहे हैं, पर इसका काउंटर आर्गुमेंट ये था कि ये 2020 से जो कोविड टाइम से शुरुआत हुई थी तो ये 3 से 5 गुना होते हुए नजर आए थे सारे स्टॉक्स। तो वैल्यूएशंस का कंफर्ट मिल रहा है आपके हिसाब से इस समय? ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रहा, क्योंकि इनकी कैश फ्लोज, अर्निंग्स क्वालिटी इतनी हाई है, मैनेजमेंट क्वालिटी इतनी हाई है, शेयर होल्डर फ्रेंडलीनेस इतनी हाई है, कंटिन्यूस बाईबैक आते रहते हैं, डिविडेंड आता रहता है, कैश पूरा इन्वेस्टर्स को वापस देते रहते हैं। और ये इंडस्ट्री भी ग्लोबल लेवल पे बहुत कंसोलिडेटेड है। आप देखें तो कैपजेमिनी, आईबीएम, एक्सेंचर और टीसीएस चारों एक लेवल की कंपनीज हैं जहां पे $1 बिलियन की जो बिड्स होती हैं ये 4 कंपनीज को इनवाइट किया जाता है। इसके नीचे के लेवल में आती हैं कंपनी जैसे इन्फोसिस, विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री का मर्जर हो जाएगा, वो भी एक बड़ी कंपनी हो जाएगी। तो ये इंडिया के लिए तो बहुत ही बड़ा स्पेस है जिसमें हमको वैल्यूएशन ऊपर नीचे होते रहेंगे, पर फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इनको पोर्टफोलियो में रखना बहुत जरूरी है। ओके अबे सर, थैंक यू सो मच सुबह वक्त निकालने के लिए। और अब मार्केट बिग वॉइसेस से फोकस गियर शिफ्ट कर रहा हूं कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ। और आज कॉर्पोरेट स्कैन में आईपीओ का तड़का है। वो जो आईपीओ कल खुला, हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल, बढ़िया रिस्पॉन्स डे 1 आया है।
पर क्या करती है कंपनी, कैसे फाइनेंशियल्स, क्या प्लान्स, कैसा आउटलुक, ये समझ लिया जाए इससे पहले हम और आप सब्सक्राइब का मन बनाए। हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल के चेयरमैन राजेंद्र शाह साहब और इस कंपनी के सीईओ विशाल रंगवाला आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आप दोनों का स्वागत है, आप दोनों को बधाइयां प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू करने के लिए। राजेंद्र सर, अब सबसे पहले तो हम रिटेल को, अब आने से पहले आपके पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर प्रिसिजन बेयरिंग केजेस के ऑर्गेनाइज स्पेस में। ये प्रिसिजन बेयरिंग केजेस आसान शब्दों में है क्या, कितना बड़ा बाजार है, और जब आप लार्जेस्ट हैं ऑर्गेनाइज्ड के, तो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज के बीच में मिक्स कैसा, और आपका शेयर दरअसल है कितना, धंधा समझा दें आसान शब्दों में। देखो, बेयरिंग है, जहां भी फ्रिक्शन है वहां बेयरिंग यूज होती है। हाँ। और बेयरिंग के 4 पार्ट होते हैं। एक होती है इनर रिंग, एक आउटर रिंग, एक रोलर या बॉल, और तो चौथा पार्ट जो है वो केज है। केज का काम क्या है कि जो बॉल है उसको सेपरेट आउट करना और उसका डायनेमिक बैलेंसिंग बनाना। तो ऐसे बेयरिंग में, टोटल बेयरिंग में देखे जाए तो केज की कॉस्ट हार्डली 5% के आसपास रहती है। और बेयरिंग का तो आप जानते हैं कि यूज पूरी दुनिया में हर एक जगह होता है, और जो भी हाउस होल्ड में इसमें सब मशीन बढ़ते जाते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट तो बढ़ने वाली है, वो रुकने वाली नहीं है और कंटिन्यूस चालू ही रहेगी। अभी इसकी साइज देखो तो बेयरिंग की जो साइज है $100 बिलियन की है वर्ल्ड की, और इसमें से केज 5% ले ले तो भी 5 बिलियन की इसकी मार्केट है। और उसमें 2 सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, जो बड़े बड़े नाम हैं, टिमकेन है, SKF है, शेफलर है, NTN है, ऐसी जो कंपनियां सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। और अनऑर्गेनाइज में क्या है कि उसमें सेकेंडरी डिमांड भी होने की वजह से सर्टेन बेयरिंग्स बनती है जो क्वालिटी में थोड़ी सी इंफीरियर होती है, ये सेकेंडरी मार्केट है। तो हमारा जो फोकस है वो प्राइमरी मार्केट में है, और उसमें अभी हमारा वर्ल्ड में 6.5% हमारा मार्केट शेयर है, और इंडिया में मोर देन 60% हमारा शेयर है। अच्छा आशीष, अगर अभी भी समझ में ना आया हो ना, तो एक दिन संडे को या सैटरडे को गाड़ी खड़ी करके बाहर, और राइट वाला ड्राइवर साइड का पहिया खोल के, पूरा खोल के, फिर वो भी खोल के, फिर उसकी बेयरिंग खोल के देखिएगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। खुल तो जाएगा, लगाएगा कौन? देखो, ये जो रिटेलर्स है वो तो सस्ती बेयरिंग में जाएंगे, वो कॉस्टली बेयरिंग क्यों डालेंगे, पैसा तो पूरा लेने का आपके पास। राजेंद्र जी हाँ, विशाल जी, ये अच्छा देखिए, जब मैं आपकी कंपनी के बारे में पढ़ रहा था सर, बेयरिंग के बारे में पढ़ रहा था कि आप सब्सटेंशियल एक एक्सपोर्टर भी हैं, एक सब्सटेंशियल एक्सपोर्ट भी है आपका, ग्लोबल एक्सपोजर भी है आपका। एक्सपोर्ट्स कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं? आई मीन फॉरेक्स पे काफ़ी एक्सपोजर है आपका, ये बताइए थोड़ा सा, और किन किन कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है? और पिछले 3-4 साल में, जो कि ऑटो के लिए थोड़े से मुश्किल भी रहे हैं और रिकवरी भी अब पिछले 6 महीने में रिकवरी भी रही है, कैसा रहा रेवेन्यू ट्रेंड फ्रॉम एक्सपोर्ट्स? हमारा टोटल रेवेन्यू में से 60% आउटसाइड इंडिया से रेवेन्यू है। हम 2 प्लांट आउटसाइड इंडिया ऑपरेट करते हैं, एक रोमानिया में, एक चाइना में, और इंडिया से भी काफ़ी सारा एक्सपोर्ट करते हैं। और हमने तो कोविड के बाद अच्छा ग्रोथ देखा है। एक रीज़न ये भी है कि हमने FY20 और 21 दोनों में अच्छा खासा नया बिजनेस लिया, नया प्रोडक्ट, लॉट ऑफ प्रोडक्ट डेवलप किया। तो 22 में हमको उसका कुछ अच्छा इम्पैक्ट मिला। एक तो रिकवरी भी हुआ कोविड से 22 में, और नया प्रोडक्ट जो डेवलप किया था उसका भी सपोर्ट मिला। तो 22 अच्छा ग्रोथ मिला है, और अभी इंडिया का रिकवरी शुरू हुआ है अभी, और हमको उम्मीद है कि ये कंटिन्यू रहेगा। तो ऑटोमोटिव रिकवरी तो अभी कंटिन्यू है हमारे लिए। ठीक बात। राजेंद्र सर, 755 करोड़ रुपए इस आईपीओ के जरिए आप लोग जुटाओगे। 455 करोड़ रुपए फ्रेश इशुएंस है, उसके लिए मैं आगे बातचीत करूंगा। उसमें 300 करोड़ रुपए ओएफएस है प्रमोटर्स का। आप लोग अपना स्टेक 99.7% रिड्यूस करके
74-75 पे लेकर आ रहे हो, ये प्रमोटर्स माल क्यों छोड़ रहे हैं? और रिटेल में क्या हमेशा जहन में सवाल आता है, ऐसा कुछ गड़बड़ तो प्रमोटर क्यों छोड़ रहा है माल? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, अभी 50 साल से हम ये काम कर रहे हैं। काफी डेवलप किया है। हर एक की कुछ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है। तो हमको भी अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी देखना पड़ेगा, फैमिली का भी देखना पड़ेगा। और सर्टन अभी तक हमने कमाया है तो कुछ दूसरे काम में भी पैसा यूज करेंगे, ऐसा करके वो पैसा हम बाहर निकालेंगे। हम सेल कर रहे हैं क्योंकि अभी हम रिटायरमेंट एज में हैं, तो वो भी देखना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल ठीक, कोई इशू नहीं। मैंने कहा वो जहन में सवाल आता है इसलिए मैंने कहा उठाया जाए। अच्छा विशाल जी, बचा हुआ वो 455 करोड़ रुपए फ्रेश इशुएंस, डेट रिडक्शन लार्जली और साथ में कुछ केपेक्स का तड़का, कितनी बैलेंस शीट पे डेट है, बैलेंस शीट का हाल क्या है, और इस समय आउटस्टैंडिंग डेट कितनी है, कितनी रिड्यूस हो जाएगी? दूसरा, जो केपेक्स कर रहे हो इस समय कैपेसिटीज कितनी यूटिलाइज हो रही हैं, और ये एडिशनल केपेक्स क्यों किया जा रहा है, कब तक कमीशन होगा? एक तो पहले डेट के बारे में बात करें तो कुछ 380 करोड़ के आसपास टोटल डेट है हमारा। उसमें से 280 जैसा इंडिया में है, तो हम ये डेट को रीपे करेंगे इंडिया में, बाहर का कुछ डेट कंटिन्यू रखेंगे। दूसरा, ये जो कैपेक्स है ये आई थिंक नेक्स्ट 6-8 महीने में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और हम बेसिकली कुछ प्रोडक्ट एक्सपांड कर रहे हैं, उसके लिए स्पेसिफिक कैपेसिटी का नीड है, तो उस पे वर्क करेंगे। ओवरऑल हमको लग रहा है कि ये सब कुछ जो इन्वेस्ट करेंगे वो सपोर्ट करेगा नेक्स्ट 1.5-2 साल का जो ग्रोथ हमने प्लान किया है, हमको जो दिख रहा है मार्केट में, उसको सपोर्ट करने के लिए ये सब कैपेक्स जाएगा। और उसके बाद शायद एडिशनल ग्रोथ के लिए कंटिन्यू करेंगे कैपेक्स, बट अभी तो इतना ही प्लान है कैपेक्स का। अच्छा, जाते जाते एक आखिरी सवाल राजेंद्र सर आपके लिए। कंप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहती हैं आपने टेबल पे कुछ छोड़ा है बाकियों के लिए जो फ्रेश एंट्री करेंगे इस कंपनी में, पर कंप्लेन ये है कि हम रिटेल के लिए कुछ खास नहीं सोचा। एम्प्लॉइज के लिए तो 31 रुपए का डिस्काउंट दिया, हमारे लिए? अरे भाई साहब, आपका हमने प्राइस ही ऐसा टारगेट किया है कि हम भी कमाए, हमारे इन्वेस्टर भी कमाए। इन्वेस्टर के लिए हमने सोच के ही रखा है, क्योंकि इन्वेस्टर कमाएंगे तभी हमारा फ्यूचर अच्छा रहेगा। साथ में मिलकर आगे बढ़ने का है, हमको पूरा नहीं लेने का है। तो हमने हमारे हिसाब से तो हमने काफी अच्छा इन्वेस्टर के लिए छोड़ा है। बढ़िया रहा। अब जब सक्सेसफुल लिस्टिंग होगी विशाल, तब आगे के आउटलुक पे मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उसके लिए था कि सेकंड लार्जेस्ट केज मैन्युफैक्चरर आप लोग दुनिया में, और जो आपसे बड़ा प्लेयर है वो डबल द साइज है, तो अपने आप को स्केल करना, कैसे ट्रेजेक्टरी में जाना, उस पर खैर जब लिस्टिंग होगी तब आप लोगों से डिटेल में चर्चा। लेकिन आज जोड़ने के लिए, इस आईपीओ के बारे में, इस कंपनी के बारे में समझाने के लिए थैंक यू सो मच राजेंद्र जी, विशाल जी, आप दोनों को बेस्ट विशेष। सब्सक्राइब तो पूरा हो ही चुका है, लेकिन आगे आने वाले दिनों के लिए बेस्ट विशेष। अब लिस्टिंग पे होगी आप लोगों से मुलाकात। थैंक यू सो मच। लाइए भाई, कल का सवाल क्विकली स्क्रीन पर। सबसे ऊंची घास कौन सी होती है भाई? सबसे ऊंची घास गौरव, ये घास तो जंगली घास वगैरह अपन खेलते खेलते थे, बॉल वॉल छुप जाती थी कभी। घास सबसे ऊंची कौन सी होती है? देखिए, बम्बू का नाम सुना है, अभी होगा तो वही होगा। उसको घास की कैटेगरी में लाते हैं नहीं लाते हैं। बम्बू पड़ा भी है और अभी भी मार्केट देता रहता है, तो बम्बू से बड़ा पुराना नाता है हमारा, शायद वही हो। ये पक्का पड़ा था बचपन में कि अभी नेट पे स्कैन हुआ है? देखिए, मैं तो अभी आपने क्वेश्चन पूछा तो मुझे जहन में आया, और मुझे एक्चुअली पता भी नहीं कि बम्बू कैन बी कैटेगराइज्ड एज अ ग्रास और नॉट, बट ये है कि जनरली जाते थे तो कहते थे कि बम्बू है, तो काफी कॉमन वर्ड हो गया है, तो वो एंगल से एक तुक्का लगा रहा हूँ। वीरू, यही आंसर है क्या? लगता तो यही है। आई मीन जायंट बम्बू, वो 151 फीट की अगर आप देखें जो हाइट होती है उसकी। हाँ। अब इट डिपेंड्स कि आप उसको क्लासिफाई ग्रास में करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं, मैं बता अगर आप ग्रास में कर रहे हैं तो जैसे जायंट बम्बू। बिल्कुल सही है वैसे आप लोग का आंसर। अब वो बैम्बू की कौन सी कैटेगरी होती है उस पर नहीं जाता, बैम्बू इज द आंसर। बिल्कुल सही है। टॉलेस्ट ग्रास है बांस, बैम्बू।
130 140 फीट जो भी मैक्सिमम साइज आती हैं। अब ये घास की कैटेगरी बिलोंग करता है दुनिया भर में, हिंदुस्तान में नहीं करता था। हिंदुस्तान में ये एक पेड़ क्लासिफाइड था, तो इसका काटना वाटना सब इश्यूज थे। पर हमारे फॉरेस्ट एक्ट में हाल में एक अमेंडमेंट हुआ, बदलाव किया गया। उस अमेंडमेंट के चलते बैम्बू को ट्री की श्रृंखला से हटा दिया गया, यानी कि बैम्बू फिर इंडिया में भी ऑफिशियली एक ग्रास कैटेगराइज हो गया है। तो आंसर वाकई सबसे ऊंची घास जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, बांस, बैम्बू। आप में से बहुत लोगों ने आंसर दे दिया था, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। वीरू पर्सनली सबकी पीठ थपथपा नहीं पाएंगे, तो आप लोग उनके भी आप में अपनी पीठ खुद ही थपथपा लीजिए, लेकिन आंसर बांस ही है, सही जवाब है। और आज का सवाल स्क्रीन पर लेकर आएंगे डॉक्टर साहब, ये सुमित के सौजन्य से है। आप ही पढ़ दीजिए भाई, सवाल क्या है, ये फुल फ्रेम में ले आइए, इंटरेस्टिंग सा दिख रहा है कुछ। देश में टेस्ट ड्राइव कॉन्सेप्ट की शुरुआत किस कंपनी ने की थी? टेस्ट ड्राइव की शुरुआत? हाँ, टेस्ट ड्राइव जो वीरू घर पे जो मंगा के आजकल रख लेते सारी गाड़ियां निपटा रहे हैं, ये शुरुआत किसने करी थी? निपटा रहे मतलब टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं। इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? ये इंटरेस्टिंग है भाई। वीरू कुछ आइडिया है क्या? हिंदुस्तान में कि दुनिया भर में? हिंदुस्तान में शुरुआत किसने? नहीं अरे यार हमने नहीं कोई आइडिया नहीं। और ये आपको मैं कंपनी तो 150 रुपए ले गाड़ी पहले वाली तो याद आती है, वो पद्मनी होती नहीं वो सब। आपको एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ, घर पे लाते नहीं लाते थे पता नहीं। वो जब आप लोग इसका आंसर सुनेंगे ना, तो इसे बिल्कुल नॉन रिलेटेड बिजनेस में है। अब गौरव जरा स्कैन करके बताइए नेट पे। आशीष नहीं, सवाल इंटरेस्टिंग है और मुझे आई थिंक खैर छोड़िए, अगर मैं बता दूंगा तो शायद उस आंसर का क्लू मिल जाएगा। छोड़ देता हूं, कल आंसर वीरू ही देंगे। छोड़िए मैसेज कर बताइएगा नहीं पीछे से। हाँ, इस बीच ऑटो का जिक्र हुआ आशीष, मैं यहाँ पे क्योंकि अब दोबारा क्लोजिंग में भी आएंगे, मैं एक बात कर देता हूँ यहाँ पे। ऑटो पूरा का पूरा इस वक्त वाइब्रेट कर रहा है। मारुति एट डे हाई, मैं जस्ट चलते चलते अगर आप देखें इस 10 कदमदार ट्रेड में एक बात कहना चाहूंगा, द शार्पेस्ट ओए एडिशन आज जिस स्पेस में हुआ है वो है ऑटो। आज सुबह हमने मारुति की कॉल ली थी, वो आशीष करीब 350 रुपए की हो गई। और अब जरा दो स्टॉक्स पे नजर रखिएगा, टीवीएस मोटर्स एट डे हाई और अपोलो टायर्स बीते आधे घंटे में, जरा प्लीज रखिएगा, बीते आधे घंटे में इन दो स्टॉक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग ओ एडिशन हुआ है। तो ऑटो इस वक्त सुपर एग्रेसिव मोड में, ह्यूज ओ एडिशंस पिछले 20 मिनटों में इन दो स्टॉक्स में हुए हैं। आशीष बिल्कुल ठीक, इस नोट पे इस कार्यक्रम को यहीं समेट रहे हैं अमित जी और साथ साथ गौरव। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सुमित, ओवर टू यू।